नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। आज मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी प्यारी सी प्रेम की कहानी सुना रहा हूँ। इसका शीर्षक है तुम तो बदनाम हो। तुम तो बदनाम हो मीन्स यू आर ऑलरेडी डिफेम्ड। तुम तो बदनाम हो इसका शीर्षक है। और ये शीर्षक कुछ आपको उल्टा लग रहा होगा, और इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। भाई राइटर ने लिखा है तो हमको बताना, मैं आपको बता दे रहा हूँ इसको। तुम तो बदनाम हो, इसका शीर्षक, कहानी का शीर्षक है तुम तो बदनाम हो। इस पर उपन्यास भी लिखा जा सकता है। समय मिलेगा तो राइटर लोग लिखेंगे तुम तो बदनाम हो। तो दरअसल ये कहानी कुछ मतलब बहुत रेटोरिकल लैंग्वेज में शुरू होती है, अलंकारिक भाषा में शुरू होती है। कैसे शुरू होती है तो ज़रा देखिए आप। जो प्रेम की कहानी मस्त होकर सुनिए, मस्ती ज़रूर आपको आएगी, अच्छा लगेगा आपको, आई होप। और प्यारे मित्रों, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कहानी को कभी भी आप सुनिए तो ध्यान से सुनिए। लिखते हैं वो लिखते हैं, कोई और लिखते हैं तुम तो बदनाम हो, ये उसका शीर्षक है। तो लिखते हैं कि प्रेम और किस्मत की भाषा सदैव से इतनी कठिन रही है कि हर कोई समझने में लगभग नाकाम ही रहा है। यानी कहते हैं कि प्रेम की भाषा और किस्मत की भाषा कोई समझ जल्दी नहीं पाता है। तो ठीक है, अब पढ़ते हैं, आप लोग सुनते रहिए। प्रेम और किस्मत की भाषा सदैव से इतनी कठिन रही है कि हर कोई समझने में लगभग नाकाम ही रहा है। प्रेम के पीछे किस्मत भागती है या किस्मत के पीछे प्रेम? बहुत गहरा प्रश्न है। प्रेम के पीछे किस्मत भागती है या किस्मत के पीछे प्रेम? मोहिनी अपने करियर की तलाश में ऑफिस भटक रही थी। मोहिनी अब इस कहानी की नायिका है, तो वो कहती है, या मेन फीमेल लीड में है वो। मोहिनी अपने करियर की तलाश में ऑफिस भटक रही थी। उसे अपने भाई बहन को, जो कि अभी छोटे थे, पढ़ाना लिखाना था। उसने अभी जवानी के बगीचे में प्रवेश ही लिया था। मोहिनी अभी जवानी के बगीचे में अपना दस्तक दर्ज कराती है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, वो प्रवेश करती है। उसकी उम्र अभी मुश्किल से 17-18 वर्ष की रही होगी। शारीरिक सौंदर्य उसमें कूट कर भरा गया था। उसकी आंखें हिरणी के समान थीं, जिनकी चंचलता और सादगी का गजब मिश्रण था। उसकी आंखें जो थीं वो हिरणी की आंखों के समान थीं, जिसमें चंचलता और सरलता का मस्त मिश्रण था। उसकी आंखों में संपूर्ण प्रकृति का जीवंत भव्य चित्र दिखाई दे रहा था। तो मोहिनी की आंखों में, अगर मोहिनी की आंखों को आप देख लो तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे आपने पूरी प्रकृति का जो है दर्शन कर लिया हो, इतना जीवंत सा लगता था। फिर उसकी प्रकृति में उसकी आंखों में संपूर्ण प्रकृति का जीवंत भव्य चित्र दिखाई दे रहा था। उसके वक्षस्थल पहाड़ और झरने का अद्भुत और आकर्षक मिलन की परंपरा को स्थापित कर रहे थे। तो जो उसके वक्षस्थल थे वो पहाड़, और उसमें उभार था पहाड़ की भांति, और झरने की भांति वो झुके हुए थे। फिर झरना ऊपर से गिरता है तो वैसे झरने की भांति झुके हुए थे नीचे की तरफ। तो उसके वक्षस्थल में पहाड़ और झरने का अद्भुत सामंजस्य या मिश्रण सा दिखाई दे रहा था, जैसे किसी पहाड़ से झरना गिर रहा हो। उसके वक्षस्थल की ये सुंदरता थी और वो काफ़ी आकर्षक लग रहे थे। उसकी मधुर आवाज़ की लय सुनकर पत्थर भी सजीव हो उठ रहे थे। जब वो बोलती थी तो ऐसे प्रतीत होता था जैसे पाषाण पत्थर भी जाग चुका हो, जैसे उसमें आत्मा आ गई हो, वो भी सजीव हो उठा हो। बांसुरी की तान सी थी उसकी आवाज़, अगर सच कहें तो बांसुरी की तान सी थी उसकी आवाज़। उसके चलने का अंदाज खेतों में लहराते सरसों के फूल जैसा था। उसके चलने के अंदाज खेतों में लहराते सरसों के फूल जैसे थे। उसके होंठ मानो झील के किनारे जैसे हों। उसके कपोल मानो गुलाब के फूल की भांति बड़े ही कोमल थे। उसकी सांसों
उससे सारा संसार महक उठ रहा था, उसकी सांसों से सारा संसार महक उठ रहा था। जब वो सांस ले रही थी मोहिनी, तो ऐसे लगता था कि संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड सुगंधित हो उठा हो। मोहिनी में इतना सौंदर्य। फिर लिखते हैं कि उसकी सांसों में संसार को महका उठने की ताकत थी, यानी वो खुद में एक कायनात थी। अगर देखें तो खुद में एक कायनात थी, खुद में एक दुनिया थी, एक संसार थी वो। उसके होंठ, उसके कपोल, उसकी जुल्फें, उसके चलने का बहाव, उसके वक्षस्थल, उसके होंठ कपोल, सब एकदम, उसकी आवाज़, मधुर आवाज़, सब इतने बढ़िया थे, इतने बढ़िया थे, इतने मस्त लग रहे थे, मानो ना जैसे अपने आप में वो एक कायनात हो। वह, अब आगे देखें, वह नौकरी की तलाश में भटकती रही। अब ऑफिस टू ऑफिस हो जा रही है, कई महीने गुजर गए पर उसे नौकरी न मिली, नौकरी की तलाश में भटक रही थी। एक दिन मोहिनी किसी ऑफिस से इंटरव्यू देकर मायूसी चेहरे पर धारण किए हुए निकली और अपने घर की तरफ लौट रही थी। उसे उम्मीद की किरण भी अब दिखाई न दे रही थी। तभी अचानक रास्ते में उसे एक 17 वर्षीय तभी अचानक रास्ते में उसे एक 21 वर्षीय लड़का मिला जो सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। यानी जब वो ऑफिस से निकलती है तो रास्ते में उसे 21 वर्षीय एक लड़का मिलता है और वो इस जद्दोजहद में था कि जो सड़क को कैसे पार किया जाए, क्योंकि ट्रैफिक, गाड़ियां आ जा रही थी, तो वो सड़क के खाली होने का इंतज़ार कर रहा था। तब तक मोहिनी उसके पास आ जाती है। उसका नाम आदित्य था। आदित्य की नज़रें जब मोहिनी के मनमोहक चेहरे पर पड़ी ना, तो आदित्य पाषाण मूर्ति बनकर स्थापित हो गया। उसकी अचानक नज़रें, उसकी निगाहें मोहिनी पर पड़ती हैं और जब वो मोहिनी को देखता है तो उसकी सुंदरता देख करके वो एकदम पाषाण बन जाता है। आश्चर्यचकित हो जाता है कि जैसे एक कायनात उसके सामने आ गई हो, सारी दुनिया उसके सामने आ गई हो। वो जो सबको जीवंत कर देने वाली मोहिनी थी, आज किसी को उसने पाषाण कर दिया, वो पत्थर बन गया, यानी कि एकदम ठहरा ठहरा सा रह गया वो। फिर दोनों ने बातें की और कुछ ही दिनों बाद वे प्रेम करने लगे। अब उनमें बातों का सिलसिला शुरू हुआ। वो कॉल करते थे, एक दूसरे से बात करते थे, ये सिलसिला चलता रहता है। मोहिनी प्यार करती थी या नहीं वह तो वही जाने, पर आदित्य उसके प्यार में डूब गया। दोनों बात तो करते थे, कॉल करते थे, बात करते थे, पर मोहिनी उससे प्यार करती थी या नहीं ये पता नहीं था आदित्य को। ये तो मोहिनी ही जाने। लेकिन आदित्य उसके प्यार में इस कदर डूबता गया, इस कदर डूबता गया कि फिर बाहर आने वाला नहीं था। उसी में वो डूब कर मर जाना चाहता था। आदित्य इतना डूब गया उसके प्यार में कि वह दुनिया को लगभग भूल ही चुका था। अब उसकी कायनात, उसकी दुनिया मोहिनी बन चुकी थी। अब उसको आदित्य को इस दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं था। इस दुनिया की वो बिल्कुल परवाह नहीं करता था। वो कभी कभी एक शेर गुनगुनाया करता था कि एक कशिश थी दिल में मेरे, संग तेरे दुनिया बसाने की। एक कशिश थी दिल में मेरे, संग तेरे दुनिया बसाने की। खोया खोया रहता था यादों में तेरी, थी नहीं परवाह ज़माने की। अश्कों की धारा बहती है गम में तेरे जाने की। तन्हाई का आलम है ऐसा कि कोशिश भी ना कर पाऊँ तुझे भुलाने की, कि कोशिश भी ना कर पाऊँ तुझे। ये आदित्य कहता है। तो वो दुनिया को लगभग भूल चुका था। उसकी दुनिया तो अब सिर्फ और सिर्फ मोहिनी थी, उसकी कायनात तो मोहिनी थी। मोहिनी ने उसे नाटकबाज और बदनाम कहकर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। एक दिन मोहिनी ने चूंकि उसकी अब ऑफिस में जब नौकरी लग गई, वो अकाउंटेंट के पद पर सुशोभित हो गई। जब उसे अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई
तो उसने आदित्य को अलविदा कह दिया और आदित्य को कहा कि तुम बदनाम हो, यू आर डिफेम्ड, तुम बदनाम हो और तुम नाटकबाज। आदित्य रोता रहा, उसको कन्विंस करता रहा कि नहीं मोहिनी, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रही हो। पर मोहिनी ने उसकी एक बात भी न सुनी और अपने उसी हिरनी की चाल से, मदमस्त चाल से, लहलहाते बाल, लहलहाती उसके जुल्फ़ें, मंद मंद सूर्य की किरणें जब उसकी जुल्फ़ों पर पड़ रही थी तो ऐसे मानो जैसे किसी ने उसके बालों पर मेहंदी बिखेर दी हो, जैसे प्रकृति ने पूरी मेहंदी बिखेर दी हो उसके बालों पर, और वो मुस्कुराती अपनी दुनिया में चली गई। इधर आदित्य टूट सा गया, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आदित्य के सीने पर किसी ने कुठाराघात किया हो, जैसे पहाड़, मजबूरियों का पहाड़ टूट पड़ा हो, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आदित्य रोता बिलखता अपने घर को वापस चल पड़ा। पर क्यों उसका घर कहाँ था उसे खुद नहीं पता था, क्योंकि उसकी दुनिया तो अब जा चुकी थी। वो जाता तो जाता कहाँ। रोते बिलखते उसकी यादों में वो अपनी धुन में पता नहीं कहाँ चला जा रहा था। किसी ऐसे सुनसान स्थान पर जाना चाहता था और रो लेना चाहता था जहाँ उसे कोई न सुने। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। वो रोता रहा पर, और मोहिनी 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 बुलाता रहा, पर मोहिनी ने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं, एक नज़र से मुड़कर भी नहीं देखा। मोहिनी ने अपना मुंह मोड़ लिया और आदित्य को अलविदा कह दिया। आदित्य की आंखें भर आई, गला भर आया और आदित्य रोता रहा। पर उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आदित्य का क्या होगा। वो मुस्कुराती अपनी दुनिया में चली गई और इधर आदित्य की जिंदगी सूनी पड़ गई। उसने प्यार से एक बार आदित्य का नाम तक नहीं लिया। वो ऐसे बिहेव करने लगी जैसे वो आदित्य को पहचानते भी न हो। और आदित्य को हमेशा के लिए अलविदा कह गई और अपनी ज़िंदगी के सुनहरे और सुखद जीवन जीने लगी। वो अपनी ज़िंदगी के सुखद और सुनहरे जीवन जीने लगी और आदित्य इसी तरह से रोता बिलखता अपने घुटनों के बल गिर पड़ा और उसके प्यार के गम में जब वो इतना डूब गया कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो आदित्य ने बस एक ही नाम रटना शुरू किया, मोहिनी 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 मोहिनी। 4-6 महीने के उपरांत आदित्य की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उसे डॉक्टर बचा भी नहीं पाए। डॉक्टरों ने जवाब दिया, पर वो एक बार मोहिनी से आखिरी बार मिल लेना चाहता था, पर मोहिनी ने मिलने से इनकार कर दिया। मोहिनी ने कहा, यदि मैं तुम्हारे पास आऊंगी तो मैं भी बदनाम हो जाऊंगी। तुम तो बदनाम हो ही। बदनामी का वो दाग देकर वो चली गई। उसके रोते बिलखते आँखों के आंसुओं को उसने देखा तक नहीं। उसे क्या पता कि दिल का दर्द क्या होता है। उसे क्या पता कि दिल का दर्द क्या होता है। मोहिनी ने मुंह क्या मोड़ लिया आदित्य को। मोहिनी ने अलविदा क्या कह दिया। आदित्य के होठों पर आखिरी शब्द था, क्या अगला जन्म होता है मोहिनी। मोहिनी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह मंत्रों का जाप कर रहा हो। उसके नाम इस प्रकार से वो ले रहा था जैसे कोई मंत्रों का जाप कर रहा हो। उसकी ज़िंदगी के आखिरी अल्फाज थे। मृत्यु शैया पर लेटा था और आखिरी पल में वो आखिरी नाम ले रहा था, मोहिनी मोहिनी। उसने उसी वक्त एक पोइटिक टैलेंट दिखाया। उसने लिखा कि इस जन्म में हो जाओ उसी के जो तुम्हें प्यारा हो, अगले जन्म में सिर्फ मेरे लिए आना। इस जन्म में हो जाओ उसी की जो तुम्हें प्यारा हो, अगले जन्म में सिर्फ मेरे लिए आना।
अगर तुम्हें मुझसे शिकायत थी तो मेरी ही शिकायत करते। मेरे जाम का जिक्र क्यों छेड़ दिया, मेरे जाम का जिक्र क्यों छेड़ दिया। मेरी शिकायतों का अल्फाज, मेरी शिकायतों का फैलाव बस सिर्फ एक अल्फाज थे। मेरी शिकायतों का फैलाव बस सिर्फ एक अल्फाज था। तुमने तो पूरी किताब ही लिख डाली मोहिनी, तुमने तो पूरी किताब ही लिख डाली। तुमने अपनी एक उंगली क्या उठाई, जमाने भर की उंगलियां हम पर उठने लगी मोहिनी, जमाने भर की उंगलियां हम पर उठने लगी। और वो बस इसी धुन में मस्त हो गया कि अगला जन्म होता है कि नहीं होता है। वो लास्ट में ईश्वर को याद करता है, फिलोसफिकल बन जाता है, हिंदू धर्म का छाप उस पर दिखाई देता है। यही सोचता है क्या अगला जन्म होगा, अगर होता होगा तो मैं मोहिनी से ज़रूर मिलूँगा, और नहीं होता होगा तो उसके अंदर एक अजीब सी तड़प पैदा हो जाती है कि अब क्या होगा। बहुत तड़पता है, बहुत तड़पता है। बस उसके शब्द यही रहते हैं कि क्या दोबारा हम जन्म पाएंगे, मोहिनी 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 मोहिनी। और तभी उसकी सांसें मोहिनी मोहिनी करते सदा सदा के लिए खामोश हो जाती हैं। उसके लब मोहिनी मोहिनी करते करते खामोश हो जाते हैं। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और आदित्य दुनिया को अलविदा कह देता है, अलविदा कह देता है। बस यही सोचता है वो कि मोहिनी तुमने भी मुझे बदनाम कह दिया, तुमने भी मुझे बदनाम कह दिया, तुमने भी मुझे नाटकबाज समझा। बस मोहिनी से उसको बस इतनी शिकायत थी कि मोहिनी कम से कम तुमने तो समझा होता, दुनिया ने न समझा, कम से कम तुमने समझा होता। और इस तरह से वो दुनिया को अलविदा कहता है और मोहिनी अपनी दुनिया में चले जाती है। मोहिनी की ज़िंदगी हैप्पी हैप्पी रहती है और इसी प्रकार से इस प्रेम कहानी का अंत हो जाता है। अब आदित्य कभी वापस नहीं आएगा और मोहिनी को भी एक दिन इस दुनिया से जाना होगा। प्रकाश मोहिनी ने आदित्य के प्यार को समझा होता। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मुझे आई होप कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। प्रेम की कहानी मस्त है, हैप्पी एंडिंग या सैड एंडिंग जो भी होती है पर होती है ना, जो भी जैसा भी आपको लगा होगा, आई होप यू मस्ट हैव फेल्ट बेटर, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।